हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। हम लोग देख रहे थे 3250 प्लस वाली बुक से मैथ ओरिजिनिंग का सेट। पीछे जो भी क्लासेज हुई है इस सीरीज का सबके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा मैथ ओरिजिनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन का मास्टर बैच और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बैच भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सारे नए क्वेश्चंस हमने कराया है। खासतौर से 2022 और 23 के क्वेश्चंस को उसके अंदर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कराया गया है। तो उन क्लासेस को आप मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन से जाकर के परचेज कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या है आपका। इस सेट का जो इसके पहले का क्वेश्चन है उसको हम पहले करा चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीछे की सारी क्लासेज आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 2, 2, 3 और 3, 1 है। देखिए जिसके शीर्ष जो है वो 0, 2 है, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका 2, 3 है और तीसरा शीर्ष जो है वह है आपका 3 और 1। यह आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, खूब पूछा गया है। ग्रुप डी का जो पेपर आपका लेटेस्ट हुआ है उसके अंदर 2022 में, ठीक है। हमें क्या करना होता है, यहाँ ट्रिक आप समझिएगा। इस तीनों में से किसी एक को आप 0 बना दीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले x का और बाद में y का मान रहता है। यह x का मान है, यह y का मान है, यह x का, यह y का मान, यह x का और यह आपका y का मान है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी एक को 0 बना देना है। तो आइए इसको 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल y के मान में से हमें 2 माइनस करना होगा। जब y के मान में से 2 माइनस करिएगा तो यह पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो जो 0 हो जाए उसको छोड़ दीजिए। अब करना क्या पड़ा है, केवल y में से 2 माइनस किए हैं तो इस दोनों के y में से 2 माइनस करिए। तो देखिएगा x का जो वैल्यू है वो वही रहेगा, लेकिन y में से 2 माइनस करिए तो 3 में से 2 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बदले हम इतना लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए x का जो मान है उसको रहने दीजिए, y के मान में से 2 माइनस करिए तो 1 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को यहाँ पे 0 बनाइए, किसी को भी 0 बना सकते हैं। अगर हम इसको 0 बनाते तो क्या करना होता, इसको 0 बनाने के लिए x में से 2 माइनस करना होता और y में से 3 माइनस। तो x में से यहाँ से भी 2 माइनस करते और y में से 3 माइनस करते और यहाँ भी x में से 2 और y में से 3 माइनस करते। तो जिससे भी 0 बनेगा उसको बाकी के सब में अप्लाई आपको कर देना है। तो आसानी से हम इसको 0 बना सकते हैं। एक पार्ट इसका 0 है ही, दूसरा में केवल 2 माइनस करना है तो यह 0 हो जाएगा। बाकी को हम लोग वही चीज़ करेंगे, x में कुछ नहीं किए हैं, y में से 2 घटाए हैं, x में कुछ नहीं किए हैं, y में से 2 घटाए हैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए ना बाहर वाला को एक साथ गुना करिए, दोनों बाहर वाला का। तो 2 में -1 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है माइनस। अब दोनों अंदर वाला का गुना करिए तो 1 में 3 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 3, और बस बट्टा में 2 करना है, आंसर आपका आ जाएगा। दोनों माइनस में है तो जुटेगा, 3 और 2 5, 5 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 आपका माइनस में होगा, माइनस प्लस आपको मेंशन नहीं करना है क्योंकि क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 2.5 वर्ग इकाई यही आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 17। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है 3x - 2y का वैल्यू 10 है और x गुना y का मान 11 है। तो हमें बताना है 27x³ - 8y³ का इसका मान हम लोगों को बताना है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 27 है ना, तो 27 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। 27 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, और 8 के लिए हम लिख सकते हैं 8y³ के लिए 2y का होल क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब 8, y³ तो y³ हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, x³ तो x³ हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो हमारा यही था, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो गया। क्वेश्चन का फॉर्म आपका यहाँ पे हो गया है a³ - b³। तो भाई a³ - b³ का क्या फॉर्मूला होता है सर, a³ - b³ के लिए हम लोग लिखते हैं, पहले तो लिखेंगे a - b का होल क्यूब, ठीक है। माइनस है तो माइनस a - b का होल क्यूब, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या लिखेंगे, 3ab, और एक बार फिर से लिखेंगे a - b, ठीक है। क्या करना है आपको, a³ - b³ के लिए क्या लिख सकते हैं हम, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो a के जगह क्या वैल्यू है सर, a के जगह वैल्यू है 3x,
ठीक है। यह वैल्यू किसका हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ए का, और यह वैल्यू किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए माइनस बी का। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए के जगह 3x, बी के जगह 2y, तो 3x माइनस 2y का होल क्यूब। सबसे पहले तो हम इतना लिखेंगे, फिर क्या लिखना है, प्लस 3ab, तो 3 गुना ए के जगह क्या लिखिएगा सर, ए के जगह 3x, बी के जगह 2y, तो 3ab, तो 3 गुने हो जाएगा यहाँ पे 3x इंटू 2y, 3ab हो गया। और आगे क्या लिखेंगे, फिर से a माइनस बी, तो a के जगह 3x और b के जगह क्या रखेंगे हम, 2y रखेंगे। अब सबका मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y का मान कितना है 10, तो यहाँ रखेंगे हम 10 और 10 का कर लेंगे क्यूब, प्लस आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए 3 तिया 9 दूना 18, और 18 गुने क्या है आपका, 18 गुने XY होगा। जब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यह 3 तिया 9 दूना 18 XY, और XY का मान कितना है 11, तो x गुने y के जगह हम रखेंगे 11, x गुने y के जगह। बाकी तो देखिए 3 तिया 9 दूना 18 XY, XY के जगह 11 इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू 3x माइनस 2y, इसका कंप्लीट मान कितना है 10 है। चलिए कैलकुलेट करिए, 10 का क्यूब आपका हो जाएगा 1000, प्लस 18 गुने 11 होगा 198, 10 से गुना करिएगा तो 1000 में 1980 जोड़िएगा कितना होगा, 2980 हो जाएगा। तो आंसर आपका जो इस क्वेश्चन का बनेगा वह आपका विकल्प डी बन जाएगा। यह क्वेश्चन आपका पूरी तरह से फॉर्मूला के ऊपर आधारित था। फॉर्मूला अगर ध्यान रहेगा तो बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और यह जो फॉर्मूला है बहुत ही कॉमन है, इस पे आधारित क्वेश्चंस आपका आते ही रहता है। आगे चलिए, जो भी क्लासेज आपका हो रहा है उसके पीडीएफ का लिंक आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 और 56,000 निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ मिलता है, तो लाभ में बी का हिस्सा। देखिए केवल पूंजी दिया है, यह नहीं बोला है कि कितने समय के लिए कौन पूंजी निवेश करता है। तो अगर केवल पूंजी दे तो जिस अनुपात में पूंजी जो लगाएगा उसी अनुपात में उसको लाभ मिलेगा। तो ए का पूंजी देख लीजिए कितना है सर, ए का पूंजी है 42,000, ठीक है, और बी का पूंजी कितना है 56,000। तो जिस अनुपात में पूंजी लगाया है इसी अनुपात में इसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो अनुपात निकाल लीजिए। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर समय न दिया जाए उस केस में जिस अनुपात में जो पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में उसको वह लाभ मिलेगा। 000 यहाँ भी है, 000 यहाँ भी है, ये अनुपात का मतलब तो बट्टा हो जाता है, वैल्यू कटेगा तो काटेंगे। 14 से दोनों कटेगा तो 14 तिया हो जाएगा 42 और यह हो जाएगा 14 चौके 56, यानी 3:4 के अनुपात में यह पूंजी लगाया है, तो फिर 3:4 के अनुपात में इसको लाभ भी मिलेगा। यानी कुल लाभ में ए का हिस्सा 3 और बी का हिस्सा कितना 4। यहाँ देखिए क्या बोला है, वर्ष के अंत में 87,220 का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, 87,220 का लाभ, यह कुल लाभ है। अनुपात में देखिए तो कुल लाभ कितना, ए का लाभ 3, बी का 4, अनुपात 7, यानी 87,220 अनुपात 7 का लाभ, 7 का मान है। अनुपात में कुल लाभ 3 और 4 कितना, ए और बी का लाभ जोड़ देंगे तभी तो कुल लाभ निकलेगा। तो अनुपात में कुल लाभ 7 है, जबकि वास्तव में कुल लाभ है 87,220। तो 87,220 अनुपात 7 का मान हो गया, 7 से भाग कर लेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है लाभ में बी का हिस्सा, किसका हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा अनुपात में कितना है 4, यानी अनुपात 4 का मान, तो 4 से कर लेंगे गुना। इस तरीके का उपयोग करके आप आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 7 से इसको काटिए, 7 से कम 7 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा 17, 7 दूना 14, 3 बचेगा 32, 7 चौके 28, 4 बचेगा, 7 छके 42, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12,460। और 12,460 में 4 से गुना करिए, 4 से गुना करिए, देखिए कितना होगा, सबसे पहले 0 है तो 0 हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18, 8 हासिल 1, 12 चौके 48 और 1 49,480, सॉरी 840, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जिस अनुपात में पूंजी उसी अनुपात में क्या होगा, लाभ। हम ऐसे भी निकाल सकते थे। बी का लाभ कितना है 4, कुल कितना में 3 और 4 7 में, यानी कुल लाभ का 4/7, यही चीज़ होता। कुल लाभ का 4/7 हिस्सा किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। यह ज़्यादा बेहतर तरीका है, इसका उपयोग ही आप करिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक हमें बताना है, यानी कि मॉड बताना है।
और मॉड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए तो क्या आया है, देखिए 15 एक बार, 2 बार, 3 बार और एक 4 बार आया है। बाकी सभी नंबर को देख लीजिए, सब 4 से कम बार आया है। देखिए 2 कितना बार, 2 बार आया है। 3 देख लीजिए सिर्फ 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार 15 आया है, यानी बहुलक क्या होगा 15। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना किसी भी श्रृंखला में, वही इसका बहुलक हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। बोला है निम्न में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को बोलेंगे जिनका मौसा 1 हो, यानी वे संख्याएं जो केवल 1 से कटती हो, है ना। जैसे 7 और 14, तो यह दोनों 7 से कट जाएगा तो यह सहअभाज्य नहीं होगा। ये दोनों का दोनों 7 से कट रहा है ना, सहअभाज्य नहीं होगा। दोनों का दोनों 6 से कट जाएगा, सहअभाज्य नहीं होगा। दोनों का दोनों 17 से कट जाएगा, सहअभाज्य नहीं होगा। 34 35 दोनों का दोनों केवल 1 से कटेगा। तो जो दो नंबर केवल 1 से कटेगा वह क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या। कोई दो संख्या सहअभाज्य हो सकता है, देखिए ना तो 34 अभाज्य है, ना ही 35 अभाज्य है, लेकिन यह दोनों क्या है, सहअभाज्य है, कोप्राइम है। तो कोप्राइम यानी सहअभाज्य से संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, बस एक कंडीशन है कि उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वह दोनों का दोनों अगर केवल 1 से कटेगा तो यह क्या हो जाएगा, आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, सहअभाज्य युग्म हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ क्या बोला है, दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के तिगुना से 6 डिग्री कम है। तो बड़े कोण का माप बताइए। सबसे पहले हम यहाँ पे मानते हैं कि छोटा कोण का माप क्या है। तो छोटे कोण का माप जो है उसको हम ले लेते हैं x। तो आप बताइए कि बड़े कोण का माप क्या हो जाएगा। अगर छोटे कोण का माप जो है वह x है, तो बड़े कोण का माप जो है वो आपका हो जाएगा 90 - x। अब आप बोलोगे यह कहाँ से आप ले आए 90 - x। पूरक का देखिए मतलब क्या होता है, दो कोण पूरक तभी कहलाएगा जब उसका योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई x और y पूरक है, इसका मतलब x और y का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर x और y का योग 90 डिग्री है तो x का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए, x का पूरक कोण क्या होगा, 90 - y हो जाएगा, और y का पूरक कोण क्या होगा, 90 - x हो जाएगा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपसे हम पूछे कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना है ना, तो 90 में से 30 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जिन दोनों को जोड़ने पे 90 होगा वही तो पूरक होगा। तो 30 डिग्री का पूरक 90 - 30 60 हो जाएगा। 20 डिग्री का पूरक 90 - 20 70 हो जाएगा। 40 डिग्री का पूरक 90 - 40 50 डिग्री हो जाएगा। तो पूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 में से माइनस करते हैं। तो अगर हम एक कोण मान लेते हैं x, तो दूसरा कोण क्या लेना पड़ेगा, 90 - x। 90 - x ही क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कोण जो है वो पूरक है, और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर दो कोण संपूरक है तो अगर छोटे कोण का माप हम x लेते हैं तो बड़े कोण का माप 180 - x होगा, लेकिन यहाँ पूरक बोला है, इसका मतलब कि 90 - x। अब आगे क्या बोला है, बड़े कोण का माप। देखिए बड़े कोण का माप कितना हम ले लिए, 90 डिग्री - x। बड़े कोण का माप कितना है, बोला है कि यह छोटे कोण के माप के तिगुना। तो छोटा कोण x है, x का तिगुना क्या होगा, 3x हो जाएगा। तो छोटे कोण के माप के तिगुना से 6 डिग्री कम। छोटे कोण के माप के तिगुना से कितना कम है, 6 डिग्री कम है। सोल्व करिए इसको, आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे -6 है, इधर आएगा तो +6, तो 90 में जुटेगा तो 96 हो जाएगा। और -x है, इधर आएगा तो +x, 3x + x कितना होगा, 4x हो जाएगा। 4 से इसको काटिए, गुना में इधर आएगा तो भाग में, 24 चौके 96, x का मान 24 आया। अब x का मान 24 आया, पूछा क्या है, बड़े कोण का माप। तो बड़े कोण का माप 90 - x, तो 90 - x का मान कितना आ गया, 24। तो 90 में से 24 माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 90 - 24 यानी कितना डिग्री होगा, 66 डिग्री। हमें बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो कोण पूरक तभी कहलाएगा जब उसका योग 90 डिग्री होगा। किसी भी कोण का पूरक कोण अगर निकालना होगा तो 90 में से माइनस, जैसे अगर हमें x का पूरक निकालना है तो 90 - x करेंगे, y का पूरक निकालना है तो 90 - y करेंगे, 40 डिग्री का पूरक तो 90 - 40 कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर यह जो राशि है कितने समय में बढ़कर 13,310 हो जाएगा। एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा, इसको ज़रा गौर से देखिए। इस नंबर को 1331, यह नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर है, क्यूब नंबर है, या किसी का पावर 4 करने पे आएगा। सर 1331 11 का क्यूब होता है, 1010 का क्यूब होता है, क्यूब नंबर है। तो क्यूब नंबर है मतलब टाइम आपका 3 साल हो जाएगा।
एक तो डायरेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है, यहाँ क्या बोला है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब एक साल में अगर मूलधन 100 रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। कह सकते हैं इस बात को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि राशि अगर 100 रुपये है तो एक साल में 110 होगा, 10% तो बढ़ेगा। ऊपर में क्या है मिश्रधन है और नीचे में क्या है मूलधन है। ऐसा कितना साल में होगा, एक साल में होगा। अब यहाँ पूछा गया है कि कितने साल में 10,000 से बढ़कर यह कितना हो जाएगा 13,310। ऊपर में क्या है मिश्रधन है 13,310 कितना साल में हो जाएगा, कितना से बढ़ के 10,000 से बढ़ के, ठीक है 10,000 से बढ़ के कितना साल में है 1310 हो जाएगा। तो हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि माना कि x वर्ष में तो पावर क्या करेंगे x कर देंगे। एक साल में तो पावर 1, 2 साल में तो पावर 2, 3 साल में तो पावर 3। नहीं पता है तो हम माने हैं x वर्ष में तो पावर x वर्ष में कितना हो जाएगा, x वर्ष में राशि जो है इतना हो जाएगा, कितना से इतना से। रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फिर से समझिएगा। एक साल में कितना हो रहा है आपका 110 रुपया हो जा रहा है, कितना से 100 रुपया से। तो एक साल में इतना हो रहा है, 2 साल में कितना तो पावर 2, 3 साल में कितना तो पावर 3, 4 साल में कितना तो पावर 4। नहीं पता है तो हम समय एक साल मान लिए तो एक साल में कितना पावर x, और एक साल में कितना हो जाता है 1331, सॉरी इतना हो जाता है 13,310 हो जाता है, कितना से 10,000 से। ठीक है, अब सोल्व इसको कर लीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इधर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, इधर है आपका 11/10 पावर कितना पावर x है, तो इधर वाला को भी 11/10 के रूप में ही आप तोड़िए, इसी रूप में ही टूटेगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब 1000। अगर इस तरफ वाला 11/10 के फॉर्म में तो इधर भी यही होगा। दोनों तरफ बेस सेम है, बेस से बेस काट लीजिए। इधर क्या है x है, इधर क्या है 3 है, तो x का मान 3 यानी कि टाइम कितना हो जाएगा आपका 3 साल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आंसर आ रहा था। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। यहाँ देखिए क्या है, बोला है x के 24% के 10% का मान 240। x के का मतलब गुना 24% यानी कि 24/100। फिर इसका कितना बोला है 10% यानी 10/100। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका 240। बस सोल्व करिए और यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिए। देखिए 24 दहाई 240 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 100 गुने 100 10,000, 10,000 अब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो 10,000 जो है वह आपका x का वैल्यू हो जाएगा। हमें x का वैल्यू ही बताना था, आंसर क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 24। यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना है 30। 12 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 80। समझिएगा इसको थोड़ा सा, 12 विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना है 80 है। ठीक है भाई, औसत 80 है और शेष विद्यार्थी का प्राप्तांक 75। तो 30 में से 12 विद्यार्थी को हटा दीजिए तो शेष कितना बचा 18। इसका प्राप्तांक कितना है, इसका प्राप्तांक आपका है 75। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूरे कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका यह है कि हम 80 गुने 12 करें, फिर 18 गुने 75 करें, दोनों को जोड़ करके और 30 से भाग करके यहाँ पे हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक कक्षा में टोटल कितना विद्यार्थी है 30 विद्यार्थी है। ठीक है, इनमें से 12 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक है 80। हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पहले 12 विद्यार्थी का औसत कितना है, पहले 12 विद्यार्थी का औसत 80 है। उसके बाद जो शेष विद्यार्थी बचा उसका औसत कितना है 75 है। और इनके संख्या में क्या अनुपात है, देखिए 80 और 75 जिनका है उनके संख्या में क्या अनुपात है, तो इसका संख्या 12, इसका संख्या 18। काटिए इसको, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2:3 का अनुपात है। तो 2:3 जो है वह क्या है, इनके संख्या का अनुपात है। जब एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला का औसत, यहाँ पे दूसरा का औसत, और बीच में हम लोग लिखते हैं दोनों का कुल औसत। ठीक है, दोनों का औसत हम लोग लिखते हैं और इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, इसमें से घटा के यहाँ लिखते हैं। इससे क्या निकलता है, दोनों के संख्याओं में अनुपात। तो संख्या नहीं दे रखा है यहाँ पे, यह नहीं दे रखा है। ठीक है,
औसत नहीं दे रखा है तो औसत कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं। तो 80 में से क्या घटाएंगे कि 3 आ जाएगा, सर 77 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना। फिर उसी प्रकार से 77 में से क्या घटाएंगे कि 2 आ जाएगा, सर 77 में से 75 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। तो हमें यही वैल्यू सोचना था कि इसका इस पूरे कक्षा का औसत क्या होगा, आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया 77। ठीक है, विकल्प ए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 25, यहाँ देखिए क्या बोला है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर शेष 3 और 4। 72 में भाग करने पर शेष कितना बचता है, 3 शेष बचता है। इसका मतलब 72 माइनस 3 69 पूरा कटता होगा। और जब 119 में भाग किया जाता है तो शेष बचता है 4, यानी 119 माइनस 4 115 पूरा कटता होगा। तो हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जो 69 और 115 को पूरा काटे। देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्या 17 काटेगा, नहीं काटेगा, क्या 19 काटेगा, नहीं काटेगा, 21 भी नहीं काटेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 23। 23 या 69, 23 पंचे 115। क्या बताना था, 72 में भाग किए तो शेष 3, यानी 69 पूरा कटना चाहिए। 119 में भाग करने पर शेष 4, यानी 115 पूरा कटना चाहिए। तो हमें एक ऐसे ऑप्शन की तलाश थी जो इन दोनों नंबर को पूरा काटे, और ऐसा ऑप्शन है केवल विकल्प डी। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, यह आपका दे रखा है, निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों में से केंद्रीय विश्वविद्यालय के एमफिल के प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, एमफिल में जो भी छात्र चयनित हुआ है अलग अलग वर्षों में अलग अलग राज्य से, उसका संख्या दे रखा है। जैसे देखिए, अगर बिहार को हम देख लीजिए, 2017 में 400 विद्यार्थी, 2018 में 400, 2019 में 350, 2020 में देखिए 2020 में कितना है, 380 विद्यार्थी है। ठीक है, 2021 में 420 विद्यार्थी। उसी तरह से अगर हम दिल्ली की बात करें तो देख लीजिए, दिल्ली का 2017 में इतना, 2018 में इतना, 2019 में इतना, 20 में इतना और 21 में इतना विद्यार्थी जो है वो एमफिल के प्रवेश परीक्षा में चयनित हुआ है। ठीक है, दिल्ली में। और सवाल पे आते हैं, देखिए क्या है, 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या। तो 2020 में बिहार से कितना छात्र चयनित हुआ है, देखिए 2020 में बिहार से 380 छात्र चयनित हुआ है। यानी 380 के बारे में क्या बोला है, चयनित छात्रों की संख्या के बारे में बोला गया। दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत, यानी कि 2020 में बिहार से जो पास हुआ है वह दिल्ली के सभी छात्रों, दिल्ली क्या बोला है, सभी वर्षों में दिल्ली से, यानी दिल्ली के सभी स्टूडेंट का कितना प्रतिशत। तो दिल्ली के सभी छात्रों का संख्या जोड़ लीजिए, यहाँ पे दिल्ली जोड़िए, 0 0 0, पहले तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दहाई अंक क्या है, दहाई अंक है आपका 8 2 10 और 6 16 और 5 21, 21 का मतलब 1 हासिल 2 आ जाएगा, 2 और 2 4 और 3 7, 2 9 4 13 और 3 13 और 3 आपका कितना हो जाएगा 16, 1610। तो 3810 है बिहार के छात्रों का संख्या 2020 में। दिल्ली का कुल छात्र है 1610, कितना प्रतिशत, गुना करेंगे हम लोग कितना से, 100 से। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। जब इसको आप सोल्व करिएगा तो 23 दशमलव समथिंग यानी 23.6% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यहाँ देखिए अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। हमने पीछे भी आपको बताया है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि आधा से अगर ज़्यादा हो तो अगला पूर्णांक लीजिएगा। तो 48.9 है तो क्या लेंगे, इसके लिए हम 49 लेंगे, गुना है तो गुना। 3.95 है, आधा से ज़्यादा है ना, 0.9 है तो अगला पूर्णांक ले लीजिए 4, माइनस 2.97 है, 3 के करीब है तो 3 ले लीजिए, प्लस यहाँ देखिए 17.86, आधा से ज़्यादा है ना तो अगला पूर्णांक ले लीजिए 18 ले लीजिए। सोल्व इसको कर लीजिए, छोटे संख्याओं का क्रिया कर लीजिए। तो 18 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 प्लस में कि माइनस में, हमेशा देख लीजिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, चिन्ह बड़का का रहता है तो चिन्ह 18 हो जाएगा। अब इसका क्रिया करिए, 49 चौके कितना हो जाएगा 196। तो 196 में 15 जोड़िएगा, यह आपका 211। आंसर आपका इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा। हम 49 में 4 से गुना करेंगे 196, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, 196 प्लस 15 आपका क्या हो जाएगा 211 हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 में गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें क्या करना है, 6300 में वह छोटी से छोटी संख्या से गुना करना है ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में। तो 2 से तोड़िए,
2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3150 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। अब देख लीजिए इसको 3 से तोड़िए, 3 पंचे 15, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, 5 2 7 5 12, फिर 3 से टूटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 पंचे 15। अब इसको 5 से तोड़िए, 5 से तोड़िएगा तो 5 तिया 15, पंचे 25, फिर 5 से इसको तोड़िए, क्या आ रहा है 7। अब आप एक चीज़ केवल चेक करिए कि इसमें जोड़ा कौन नहीं बनाया है। तो देखिए 2 पेयर बना लिया, जोड़ा बन गया इसका, 3 का भी जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना? 7 का। तो जिसका जोड़ा नहीं बना है वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 का जोड़ा नहीं बना है यानी आपका आंसर क्या होगा? 7 होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, जब आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा, गौर से समझिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब इसका वर्गमूल निकल जाए। तो जब जोड़ा रहेगा तो 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, 2 3 में से 1 3 बाहर हो जाएगा, 2 5 में से 1 5 बाहर हो जाएगा, लेकिन 7 रूट के भीतर रह जाएगा और 7 रूट के भीतर रह जाएगा। इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा। जब तक वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तब तक पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होगा? जैसे रूट 16, इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि सारी चीज़ें जो है वह मतलब 16 का जो वर्गमूल आया है वह पूर्णांक में आया है। पूर्णांक में क्यों आया है? क्योंकि 16 को आप तोड़ के देख लीजिए इस प्रकार से, 16 के लिए तो ये लिखिएगा। अब इसमें क्या होता है, 2 में से 1 को बाहर निकालते तो 2 2 में से 1 2 को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ 2 2 है तो 1 2 को बाहर निकालेंगे, 4 आ गया। तो जोड़े में रहना चाहिए। तो 2 2 बार है, 1 बार बाहर निकलेगा, 3 2 बार है, 1 बार बाहर निकलेगा, 5 2 बार है, 1 बार बाहर निकलेगा। 7 को बाहर निकलने के लिए 1 7 से गुना करना पड़ेगा। तो यही हमें बताना है कि कितना से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राइम नंबर में तोड़िएगा, जिसका जोड़ा न लगे उसका गुणनफल, 1 से ज़्यादा नंबर होता तो फिर उसका गुणनफल, मान लीजिए 7 आता, 3 7 आता और 1 3 और बच जाता तो 7 और 3 का गुणनफल हमारा आंसर हो जाता। 7 के साथ 1 11 होता तो 7 और 11 का गुणनफल हमारा आंसर हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे यह पूछा जाए कि कितना से गुना करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग के रूप में भी पूछ सकता है कि कितना से भाग करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। उस केस में भी आपका आंसर यही होगा, जो गुना का आंसर होगा वही आपका भाग का भी आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसी को अगर आप इसमें से भाग करते हैं तो 7 से, इस संख्या में 7 से भाग करिएगा तो 7 हट जाएगा, बाकी सब तो आपका पेयर बना ही रहा है। तो बाकी सब पेयर बना रहा है यानी कि यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका सेट नंबर 5। इस तरीके से यह सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसके आगे के सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।